दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं एग्जाम डेट भी आ गई है और ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो कम समय में हमने क्या करना है, केवल कितने 30 डेज में हमने अपने एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 5 पेपर रहेंगे अलग अलग, ठीक है 6 पेपर है सॉरी। तो उनका हम कैसे समझे कि मतलब किस तरीके से तैयारी करें पर पेपर की, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर हम अलग अलग रखकर सभी पेपरों को डिवाइड करके क्या करें, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जान लें, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स जान लें जहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, यानी कि हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 250 शब्दों का लघु जैसे विस्तृत प्रश्न बोलते हैं, और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो 150 शब्दों का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों उन 2 प्रश्नों के लिए आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहला पेपर है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। एक चीज और जो कुछ फ्रेंड्स हमारे इस कंफ्यूज हो रहे हैं इस तरीके से कि पेपर फर्स्ट कोई दूसरा है या पेपर थर्ड कोई दूसरा है, या प्लेलिस्ट में आपने पेपर थर्ड या पेपर फोर्थ ऐड कर दिया है क्योंकि आपके टाइम टेबल के अनुसार आगे पीछे कर दिया गया है। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप केवल पेपर नेम पर जाइए। पेपर नेम है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसको छोड़ दीजिए। पेपर फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं प्लेलिस्ट को थोड़ा एडिट कर दूंगी, उसका पेपर का नाम कर दूंगी पेपर नंबर की जगह, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको प्लेलिस्ट में अगर आपसे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है या टॉपिक से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल रहा है तो बस अच्छा है। आप ये परेशान ना हो कि ये पेपर 5 में है पेपर 2 में है, क्योंकि क्या है ना पेपर 5 और पेपर 2 थोड़ा सेम है, कहीं ना कहीं टॉपिक उसमें सेम पूछे गए हैं, है ना। तो हो सकता है क्लास एक दूसरा उसमें क्या है मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दी हो, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करें, ठीक है, और पेपर नेम पर कंसंट्रेट करें। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करेंगे तो आप समझ जाएंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे उसमें, ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कहां से पूछा जाएगा और कौन सी यूनिट्स हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए सब लोग, और बाकी का अगर जिसके पास सिलेबस नहीं है वो नोट भी कर सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये भी क्लियर है, समझ आ जाए लास्ट में आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। जैसे कि दोस्तों हमारा पेपर है, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कहां से बनाए जाएंगे या किस यूनिट से आने हैं। तो देखिए दोस्तों यूनिट फर्स्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में देखिए कौन कौन सी यूनिट्स हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट्स 1.2 देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप एंड फंक्शनिंग, यानी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका अक्षमता क्या है और दिव्यांगता क्या है। अक्षमता पूछा है इन्होंने, दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए पूछा है, ठीक है, और क्षति को पूछा है। इम्पेयर्ड मींस हो गई क्षति, ठीक है, डिसेबिलिटी हो गई दिव्यांगता, ठीक है, और हैंडीकैप हो गई अक्षमता। इन सभी का अर्थ क्या है, परिचय क्या है, परिभाषा क्या है और इसके कार्य क्या है, इन सबको बताना है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा क्षति और दिव्यांगता अक्षमता का परिचय बताते हुए इनको परिभाषित कीजिए और इनकी विशेषताएं बताइए। आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे यूनिट से। तो आपका 1.2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 1.2, ठीक है। दूसरा है दोस्तों 1.3 डेफिनेशन एंड कैटेगराइज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर नेशनल लॉज, यानी कि इसमें आपने बताना है जो हमारा नेशनल लॉज है यानी कि राष्ट्रीय न्यास जो है, राष्ट्रीय न्यास के अनुसार उसमें 5 दिव्यांगताओं की बात की गई है। कौन कौन सी है, सीपी है, ऑटिज्म है, आईडी है, और आईडी हो गया, सीपी हो गया, और ऑटिज्म आईडी सीपी बीआई हो गई, एचआई हो गई, ठीक है। 5 डिसेबिलिटी पे बात की गई है, ठीक
ठीक है। अब इनमें से आप इनको उन्होंने पूछा है इनकी डेफिनेशन और कैटेगरीज, यानी कि इसमें क्या है, उन्होंने नेशनल लॉ के अनुसार 5 दिव्यांगताओं को पूछा है, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन यानी कि उनकी परिभाषा और उनके बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बनेगा इस यूनिट से, राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत 5 दिव्यांगताओं का अर्थ और उनको परिभाषित कीजिए, या उन राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत जो आने वाली 5 दिव्यांगताएं हैं उनको परिचय देते हुए उनको परिभाषित कीजिए और उनको उनके प्रकार बताइए। इस तरीके से आपको आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 1.5, देखिए, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 1.5 हमेशा आता है और हर बार ही आता है, ये ऐसे समझ लीजिए। अभी तक ये क्वेश्चन चाहे 5 नंबर में पूछा जाए या 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या आपको 2 नंबर में भी क्या है, केवल इसके प्रकार जो प्रथम कार्य हो गया, कॉजेज हो गया उसका, ठीक है, द्वितीय हो गया, प्राथमिक, द्वितीय, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप उसको केवल उसमें 3 नाम जो है या 3 प्रकार से इन्होंने बांटकर बताया है, इसके जो कॉजेज है, कारण है और इसकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता के कारण और रोकथाम बताने हैं। कॉजेज का मतलब हो गया आपका कारण, प्रिवेंशन का मतलब हो गया रोकथाम करना किसी चीज का, रोकथाम। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, दिव्यांगता के कारणों को विस्तार करते हुए रोकथाम को बताइए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीनों टॉपिक आप रेडी कर लीजिए, और तीनों टॉपिक में से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको कराया नहीं है। इनमें से देखो, ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि सर्च करेंगे, सर्च क्या करेंगे, या प्लेलिस्ट में आप ये देखेंगे कि नेशनल लॉज के अनुसार 5 डिसेबिलिटी। अरे 5 डिसेबिलिटी अगर आप फर्स्ट पेपर में ही देखेंगे तो उसमें मैंने BIV करा रखा है, HIV करा रखा है, ID भी करा रखा है। CP और ऑटिज्म पेपर 8 में देख लीजिए, CP आपको पेपर 6 में मिल जाएगा, है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपको CP मिल जाएगा। तो बस आप टॉपिक पे कंसंट्रेट करो कि टॉपिक आपको कहां से मिलेगा। तो 5 डिसेबिलिटी आपकी इस तरीके से कवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेम इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि केवल पूरा यूनिट्स आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ना ही क्वेश्चन मिलेगा। आप टॉपिक्स देखिए कि आपको टॉपिक्स है या प्लेलिस्ट में या नहीं है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। फिर देखिए कॉजेज एंड प्रिवेंशन बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है, पेपर फर्स्ट में आप उसको देखिए जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की दोस्तों। यूनिट 2.1 है आपका हियरिंग इंपेयरमेंट डेफिनेशन एंड टाइप्स। यूनिट 2 का अगर मैं बोलूं, यूनिट 2 आपके एग्जाम के लिए पूरी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट 2 में ऐसा कोई है नहीं जो नहीं आएगा, इसमें से ऐसा कोई भी यूनिट्स नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं आएगा। या तो आपको लॉन्ग में पूछ लेगा, या आपको शॉर्ट में पूछ लेगा, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अगर न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न आ गया तो आपका उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाएगा। 2 नंबर में एक परिभाषा भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। 1 नंबर में वो क्या कर लेंगे, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यूनिट 2.1 में इन्होंने हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्तता को परिभाषित और उसके प्रकार, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको टॉपिक करा रखा है, बस आपको देखना है, तैयारी करना है उसकी, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट डेफिनेशन एंड टाइप्स, यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्तता या हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब है यहाँ श्रवण क्षतिग्रस्तता, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट दृष्टि क्षतिग्रस्तता हो गया, क्षतिग्रस्तता भी बोल सकते हैं हम, बाधिता भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेम है, ID कर सकते हैं हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये हमारा है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। और 10 नंबर में यहाँ से एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, मानसिक मंदता क्या है। मानसिक मंदता या मानसिक अक्षमता या बौद्धिक अक्षमता क्या है, इसका अर्थ परिभाषा को बताते हुए इसके विभिन्न प्रकार के प्रकारों को समझाइए और वर्गीकरण कीजिए। 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 10 नंबर के लिए ID आता है आपका पूरा 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन,
ठीक है, ये आता ही आता है। उसके अलावा भी आपको दो चॉइस मिलती है, या तो ये करो या वो करो। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं, आपको एक करना होगा। अगर न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होता है, अगर ओल्ड होता है तो आपको दो करने होते हैं ना, तो 4 क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं, 2 आपने करने होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसमें पूछेगा आपका अर्थ पूछेगा, ठीक है, या परिचय हो गया। अर्थ या परिचय एक चीज हो गया। ठीक है, अर्थ, परिभाषा पूछेगा, ठीक है, प्रकार पूछेगा आपसे, ठीक है, और प्रकार और वर्गीकरण पूछेगा। वर्गीकरण, कभी कभी कारण भी पूछ लेता है ये। ठीक है, तो इसमें 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप रट लीजिए और आना ही आना है ये। ठीक है, और देखिए 2.4 देखिए न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर यानी कि स्नायु मांसपेशियों से संबंधित जो है, स्नायु मांसपेशियां क्या है, स्नायु मांसपेशी डिसेबिलिटी। ठीक है ना, स्नायु मांसपेशी से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटी आ जाती है हमारी, जैसे हम बात करें स्नायु मांसपेशी से हमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, सिकल सेल्स हो गया, ठीक है, या सेरेब्रल पालिसी हो गई हमारी, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा हो गया। ठीक, ये सारी किसमें आ जाती है, स्नायु पेशी। अगर हम बात करें मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया तो ये स्नायु पेशी में आ जाती है। और ये सारी चीजें इसमें हमने विभिन्न, मतलब इसमें कई सारी कैटेगरी है। आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए, और ये मैंने अभी 1 वीक पहले ही आपको ये टॉपिक कराया है पेपर फर्स्ट में। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे। ठीक, तो स्नायु पेशी, स्नायु मांसपेशियों से संबंधित, स्नायु मांसपेशी मस्कुलर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यूनिट 2.5 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर 8 में भी मिलेगा आपको, पेपर फर्स्ट में भी मिलेगा। ऑटिज्म की शायद आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑटिज्म में क्या पूछेंगे वो, एक तो 2 नंबर में परिभाषा आ सकती है, ठीक है, ऑटिज्म के प्रकार पूछ सकता है वो, ठीक है, ऑटिज्म के लक्षण आ सकते हैं 5 नंबर में। ठीक है, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन इसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑटिज्म का आ सकता है लेकिन लगता नहीं है ऑटिज्म का 5 नंबर में पूछेगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी यूनिट 2.3 रहेगी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और यूनिट 1 और 2, ठीक है, 5 नंबर के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो कि आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ये हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूनिट 3 पे बात करें। 3.1 मेंटल इलनेस डेफिनेशन एंड टाइप्स, यानी कि मानसिक रोग की परिभाषा और प्रकार। मानसिक रोग में परिभाषा और प्रकार बताने हैं आपको इसमें। ठीक है ना, अब ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें इस तरीके से नहीं पूछेगा, वो पता है क्या पूछेगा इसमें, मानसिक रोग के साथ साथ पूछेगा आपसे मानसिक रोग को परिभाषित करते हुए ये पूछेगा आपसे मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता। ठीक है ना, मंदता या बौद्धिक अक्षमता और मानसिक रोग, और मानसिक रोग में अंतर ज्यादा पूछता है ये। ठीक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल इलनेस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर पूछता है। और 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जाता ही नहीं है, आता ही आता है। ठीक है ना, आप सोचो नहीं आएगा तो यूनिट 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन। मानसिक रोग क्या है उसकी पर आप जब आपको 5 नंबर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है परिचय आपको इंट्रो थोड़ा देना पड़ेगा, उसके बारे में बताएंगे, उसको परिभाषित करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस में डिफरेंसेस बताएंगे। आप दोनों में अंतर क्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टॉपिक आपको करा रखा है। ठीक है, फिर है 3.2 स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता में दोस्तों देखिए अधिगम अक्षमता से ज्यादातर पूछा जाता है, अगर आएगा तो 5 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है ना, अधिगम अक्षमता में उसके प्रकार ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी 1 नंबर में वो पूछ लेगा भाषा विकार क्या है, ठीक है ना, या पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है।
ठीक है। लिखने से संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है, सबको पता है। लिखने से डिस्ग्राफिया हो गया, पढ़ने से डिसलेक्सिया हो गया, गणना करने से डिस्कैलकुलिया हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पेपर फर्स्ट में भी आपको मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। और अगर मैं बात करूं तो इसकी एक अलग से भी प्लेलिस्ट बन रखी है लर्निंग डिसेबिलिटी की, ठीक है। स्पेसिफिक आप परेशान ना हो, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। अधिगम अक्षमता क्या है, तो ये 5 नंबर में या 2 नंबर में परिभाषा आ जाएगी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि 2 नंबर में जो आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें छोटे छोटे परिभाषा पूछ लेते हैं इसमें से। यानी कि जैसे पढ़ने से संबंधित अक्षमता को परिभाषित कीजिए, आपको पता होगा तभी तो कर लेंगे। तो इसलिए ये पूरा पढ़ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए 3.4 लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गामक अक्षमता, टाइप्स एंड डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि गामक अक्षमता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों को बताइए। गामक अक्षमता, गामक अक्षमता, इसमें उन्होंने परिभाषा पूछी है, परिभाषा और प्रकार पूछे हैं, करा रखा है टॉपिक, ठीक। यूनिट 4 देखिए 4.1 कॉन्सेप्ट एंड नीड एंड अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, कॉन्सेप्ट एंड नीड्स यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनकी आवश्यकताओं को बताइए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि शीघ्र पहचान की अवधारणा को स्पष्ट करना। शीघ्र पहचान क्या है, अर्ली इंटरवेंशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आएगा। शीघ्र पहचान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनकी आवश्यकताओं को बताइए। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 नंबर में आएगा, 10 नंबर में नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 5 नंबर में आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई भी आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार करने होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 4.4 रोल ऑफ स्पेशल टीचर या एजुकेटर इन अर्ली इंटरवेंशन एंड रिलेटेड मैटर्स, यानी कि ये टॉपिक आपसे पूछ रहा है कि स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक की भूमिका बताइए। शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है और उससे रिलेटेड मैटर यानी कि उससे संबंधित कार्यों से संबंधित उसमें विशेष शिक्षक की भूमिका क्या है। तो ये टॉपिक मैंने अभी 1 या 2 वीक पहले ही कराया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 4.5 मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप के प्रतिदर्श। मॉडल का मतलब होता है दोस्तों प्रतिदर्श, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम वर्ड्स में परेशान हो जाते हैं कि कौन से मॉडल होंगे अर्ली इंटरवेंशन के। तो मैंने आपको होम बेस्ड सेंटर बेस्ड दोनों करा रखी है, बस आप टॉपिक कैसे ढूंढेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, तो होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड, तो इसमें से क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, शीघ्र हस्तक्षेप क्या है उसको परिभाषित करते हुए उसके प्रतिदर्शों को समझाइए। यानी कि प्रतिदर्शों का मतलब हो गया आपको होम बेस्ड यानी कि गृह आधारित और सेंटर बेस्ड केंद्र आधारित दोनों बताने पड़ेंगे। होम बेस्ड मतलब गृह आधारित और सेंटर बेस्ड यानी कि केंद्र आधारित, ठीक है। दोनों प्रतिदर्श आपको बताने होंगे। यूनिट 5 देखिए दोस्तों 5.2 रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय संस्थान जो है हमारे उनकी क्या भूमिका है डिसेबिलिटी के क्षेत्र में। यहाँ पर बात ये आएगा आपकी दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका क्या है, तो आपको सारा बताना होगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये टॉपिक कराया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर। आपको ये नंबर 10 में भी देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, 5 में भी मिल सकता है। तो रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे कौन कौन से रिलेटिव डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए यूनिट 5.4 रोल ऑफ एनजीओ एंड द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। इसमें पूछा है डिसेबिलिटी के लिए समुदाय और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या है या किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये टॉपिक भी करा रखे, इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया है, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
पेपर ऐसे समझ लीजिए ये सारे पेपर का निचोड़ है, पेपर फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर का निचोड़ है। इसी में से क्वेश्चन आपको, यानी कि अगर न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होता है तो भी आप इसमें से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो हो गए, ट्रेंड फॉल्स हो गए, सारे इसी में से आने हैं, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन पेपर आपका जा ही नहीं सकता कहीं भी, ठीक है। बाकी अगर एक काम ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा हम क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हमने उसको अटेम्प्ट करना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम केवल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे और उसके बाद हम क्या रिविजन करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।